जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपने अपने तैयारी में व्यस्त और मगन होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सचिवालय सहायक और बिहार सिविल कोर्ट, साथ ही साथ एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो वहीं हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। जीके जीएस और करंट का मिक्स क्वेश्चन है, जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बहुत ही वीवीआई है। चलिए, तो इसको पूरी सॉल्यूशन विथ सॉल्यूशन के साथ हम इसे करने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा नहीं, 20 ही क्वेश्चन है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एक कमेंट कर हौसला जरूर बढ़ाइएगा। अब वही बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 के निम्नलिखित में से कौन सा ना तो तत्व है ना ही यौगिक है। तो आपको पता करना है कौन सा है तत्व है ना ही यौगिक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हवा। हवा क्या है? हवा एक मिश्रण है, इसमें जो है मिश्रण होता है। हवा हवा जो धूल कण जलवाष्प आदि का मिश्रण होता है, ये यौगिक नहीं होता है। यौगिक किसको कहता है? वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है, उसे यौगिक कहते हैं। जैसे जल है, जल एक यौगिक होता है। जल क्या है? यौगिक है। आप जान पता कर सकते हो। वही बात करते हैं तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे ना तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है, ना ही उसे अन्य पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है, उसे तत्व कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, ये सब जो है सारे सारे तत्व हो जाते हैं। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होता है? नाइट्रिक अम्ल द्वारा कौन सा धातु प्रभावित नहीं होता है? तो सोना जो है, इस पर कितना भी नाइट्रिक अम्ल का बौछार कर दो तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाइट्रिक अम्ल सोना से प्रतिक्रिया नहीं करता है, इसलिए इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब वही बात करते हैं सोना। शुद्ध सोना जो है 100% शुद्ध सोना की हम बात करें तो 24 कैरेट का होता है। कितना? 24 कैरेट का। आभूषण बनाने के लिए इसमें कितना? 22 कैरेट का सोना की आवश्यकता होता है। यानी कि जिस भी मतलब सोना में जब तक इसमें यानी कि मिलावट नहीं होगा तो इसमें सोना यानी कि ये आभूषण बनेंगे ही नहीं। यानी कि इसमें 22 कैरेट सोना का आभूषण में ही प्रयोग होता है। शुद्ध सोना कितना होता है? 24 कैरेट का, याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बेकेलाइट निम्नलिखित में किसका बहुलक, यानी कि बेकेलाइट निम्नलिखित का बहुलक है, यानी किसका बहुलक है? तो आपको बताना है। ये फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल दोनों का एक बहुलक है। बेकेलाइट, याद रखना है, दोनों का बहुलक है। वहीं बात करते हैं एशियाटिक सोसाइटी की संस्थापक कौन था? एशियाटिक सोसाइटी की संस्थापक की हम बात करें तो यह कौन हो जाता है? तो विलियम जोन्स हो जाता है। कब स्थापना हुआ था? 1784 ईस्वी में किया गया था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। अब बात करते हैं वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? बैजू बावरा जो था अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। कौन? बैजू बावरा, याद रखना। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब वही बात करते हैं अकबर के नवरत्न की। तो अकबर के नवरत्नों की हम बात करते हैं बीरबल में। तो बीरबल की मूल नाम कई बार एग्जाम में पूछे जाते, क्या हो जाता है? तो महेश दास जो है बीरबल के मूल नाम है। अकबर के नवरत्नों में से खूब पूछा जाता है। वही बात करते हैं बैजू बावरा। तो बैजू बावरा ध्रुपद गायक थे, वह ग्वालियर के राजा मान सिंह के दरबार के थे। कौन सा? बैजू बावरा जो है ग्वालियर के दरबार के, ग्वालियर मतलब ग्वालियर के राजा मान सिंह के दरबारी थे बैजू बावरा, याद रखना। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब वही बात करते हैं मुगल दरबार की भाषा की अगर पूछे तो फारसी भाषा पूछा जाता है। टोडरमल जो है भूमि संबंधित जो है रिकॉर्ड इसी के पास रहता था, जो अकबर से संबंधित है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है? गंगा नदी की दो प्रमुख स्रोत क्या है? यानी गंगा नदी की हम बात करें तो भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बनते हैं। कहाँ पे मिलता है भागीरथी और अलकनंदा? देवप्रयाग में जाके भागीरथी और अलकनंदा मिलके गंगा का निर्माण होता है। वहीं से आप गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है। और गंगा हरिद्वार में समतल मैदान में उतरती है, यानी कि हरिद्वार में ही उतरती है ये गंगा। ये दोनों मिलके सीधा समझिए कि ये दोनों मिलके गंगा नदी का निर्माण करते हैं। कहाँ पे? हरिद्वार, जहाँ पे उत्तराखंड राज्य में, यानी कि उत्तराखंड में हरिद्वार पड़ता है। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी भी है और पवित्र नदी भी गंगा है, याद रखिएगा। अब वही बात करते हैं गंगा की। तो गंगा का उद्गम जो है गंगोत्री हिमानी से के गोमुख से होता है, यानी गंगा का निर्माण सीधा याद रखिए, गंगा गो से गोमुख।
यानी कि गंगोत्री हिमानी के गोमुख से इसका निर्माण होता है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की। लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा, यानी कि ये रेड हो गया और ग्रीन हो गया। इसको लाल हरे झंडे को अगर हम ग्रीन प्रकाश से देखेंगे ऐसे करके तो कैसा दिखाई देगा, तो वह सिंपली एक वह काला और हरा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, काला और हरा दोनों दिखाई देगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं दो समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितना कोण होना चाहिए। यानी कि ये दो समतल दर्पण ले लिए, इनके बीच जो है 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उनके दर्पणों के बीच में कितना डिग्री का कोण होना चाहिए, तो इसमें 90 डिग्री का कोण होना चाहिए इन दोनों के बीच में, तब 3 प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। वो कैसे, तो इसको निकालने में बहुत ही आसान है। 360 डिग्री ले लिए, उसमें क्या करेंगे, तो उसमें जो तीन प्रतिबिंब कह रहा है तो 3 से हम 3 प्रतिबिंब कहता है तो एक प्रतिबिंब हमको क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो एक प्रतिबिंब को हम ऐड करके कितना कर देंगे, 3 कह रहा है तो हम 3 को यानी कि 3 1 4 से भाग दे दिए तो 9 चौक 36, 9 निकल के चला आता है। अगर आप ऑप्शन से भी बनाते हो तो आसानी से निकल जाता है। नहीं 3 प्रतिबिंब कहता है 360 में हम 9 से भाग दे दिए 90 से, तो कितना निकल कर चला है 4। जब हम मतलब कि जब समान संख्या हो तो इसमें एक घटा दिया जाता है, यानी कि सम संख्या होता है तो एक घटा दिया जाता है। अगर विषम रहता है उसमें कुछ घटाया नहीं जाता है, तो इसमें एक घटा दिए 3 हो गया, तो 3 प्रतिबिंब निकल के चला आया। ठीक इसी प्रकार आपको निकालना है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है, तो वीटो का अधिकार 5 देश है। कौन कौन सा देश है, इसको याद करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है, रूस का फेस। कैसा क्या है, आपको याद रखना है, रूस का फेस 5 हो गया। और इसको क्या करेंगे, रूस लिख दिए, रूस का के का मतलब कुछ नहीं होता है, फेस लिख दिया FACE। इसका मतलब क्या हुआ, F से हुआ फ्रांस, A से हुआ अमेरिका, C से चाइना, E से इंग्लैंड। 4 देश ये हो गया, एक रूस हो गया, 5 देश आसानी से याद रख सकते हो। 5 देश अस्थाई मेंबर है जिसको वीटो प्राप्त है, और 10 देश अस्थाई जिसमें कि अपना भारत भी शामिल है, याद रखना है। और वहीं बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ का दिवस, स्थापना दिवस मनाता है 24 अक्टूबर को 1945 में स्थापना हुआ था। इसी दिन इसका स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब बात करते हैं मीनाम्बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये चेन्नई में होता है। मीनाम्बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा की हम बात करें, तिरुवनंतपुरम केरला में, केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, वहीं पे ये है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में कौन सा हवाई अड्डा है, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है। अब मुंबई में कौन सा है, तो मुंबई में याद रखिएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, आपको याद रखनी है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सब हवाई अड्डे हो जाते हैं। अब वहीं बात करते हैं भूमध्य सागर का सबसे गहरा भाग कहाँ पाया जाता है, भूमध्य सागर का सबसे गहरा भाग एड्रियाटिक सागर पाया जाता है। कौन से, एड्रियाटिक सागर जो भूमध्य सागर का सबसे गहरा भाग है। वहीं बात करते हैं मृत सागर की, तो मृत सागर सबसे लवणता किस मृत सागर के, नहीं तुर्की के वान झील का सबसे ज़्यादा लवणता 330 पाया जाता है, कि 330 याद रखना है। अब मृत सागर की लवणता कितना है, तो 238% पाया जाता है मृत सागर की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसने अंडर 70 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीत लिया है। अंडर 70 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है, तो यह भारत के द्वारा जीता गया है। और वही बात करते हैं कि एशियाई क्रिकेट यानी कि श्रीलंका ने हाल ही में क्या जीता है, आपको कमेंट करके बताना है, यानी कि कौन सा जो है क्रिकेट का किस फॉर्मेट का खिताब जो है श्रीलंका के द्वारा जीता गया है, और महिला के द्वारा जो भारत ने जीता है, ये याद रखना। श्रीलंका के द्वारा कौन सा खिताब जीता गया, ये कमेंट करके बताना, हाल ही में जीता गया है। अब बात करते हैं किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरू किया है, यानी कि विद्यारथ क्या हुआ, गाड़ी में ही आपको मतलब बड़ा प्रोजेक्ट यानी कि LCD लगा दिया जाएगा, LED, उसी में जो है शिक्षा मतलब ऑनलाइन एजुकेशन देता जाएगा, गाड़ी में फिट कर दिया जाएगा, गाड़ी चलते जाएगा उसी में
जहाँ पे मतलब कि स्कूल नहीं है, जहाँ से बच्चे नहीं आ रहे हैं, वहाँ तक पहुँच बनाने के लिए विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना की शुरुआत की। किसके द्वारा? असम के द्वारा किया गया। अब बात करते हैं कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी यानी कि ईबीजी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। तो कौन सा बैंक बन गया है? तो एचडीएफसी बन गया है, एचडीएफसी बैंक। और निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक भी एचडीएफसी बैंक है, याद रखना। किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो बात करते हैं सुजाय लाल थाउसेन को। किसका? सुजाय लाल थाउसेन को नियुक्त किया गया, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया? तो किस अधिनियम का उल्लेख किया गया? शिक्षा का अधिकार। इसको कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, याद रखना है। 2002 भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारतीय संघ में राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार निम्न में से किसके पास है, यानी किसको है? तो किसको इस पास में है? तो ये सांसद के पास है। भारत यानी कि कोई भी राज्य में सीमा बदलना हो राज्य का, या राज्य का नाम बदलना हो, या नए राज्य का गठन करना हो, तो इसका अधिकार सांसद को है। तो सांसद की हम बात करें, उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो सरला ऐसे याद रखना है। क्या होगा? 79, 18 और 81, यानी कि 79 में संसद का 70 यानी कि आर्टिकल 79 में संसद का, 18 में राज्यसभा का, 81 में लोकसभा का वर्णन मिलता है। ये याद रखना है, ये ट्रिक हो जाता है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन का, कह सकते हैं। अब बात करते हैं भारत के विदेशी मुद्रा कोष में क्या सम्मिलित नहीं किया जाता, यानी क्या सम्मिलित किया जाता है? तो किसको सम्मिलित किया जाता है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, स्वर्ण एवं एसडीआर और आईएमएफ के पास रिजर्व ट्रांच, यानी कि सभी के सभी शामिल किए जाते हैं। इसका आंसर की हम बात करें तो डी इसका आंसर हो जाएगा। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक की हम बात करें तो केरल है। मसाला उत्पादन में भी केरल भारत में सबसे पहला स्थान रखता है। और वहीं बात करते हैं केरल की, तो एजुकेशन के मामले में भी केरल प्रथम स्थान पर है। शिक्षा के संबंध में केरल जो है प्रथम स्थान पर है। और लिंगानुपात में भी केरल जो है भारत में प्रथम स्थान रखता है। लेकिन केरल की हम बात करें तो बहुत से ऐसे कारनामे हैं जो कि भारत में नंबर 1 पर है। और वहीं बात करें कर्नाटक कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान है। असम की बात करें तो चाय उत्पादन में प्रथम स्थान है। अब बात करते हैं प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का डैश सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है, यानी कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का कौन सा मतलब रोजगार का डैश सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो ये कौन सा है? तो ये पहला है। कौन है? पहला प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, यानी पहला नहीं बात करते, दूसरा है। कौन सा है? दूसरा हो जाएगा। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत में महिला रोजगार का डैश सबसे बड़ा नियोक्ता हो जाता है। तो सबसे बड़ा नियोक्ता क्या हो जाता है? तो ये दूसरा, महिला रोजगार में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता होता है। और सार्वजनिक क्षेत्र में बात करते तो रोजगार का सबसे बड़ा नियोक्ता रेलवे हो जाता है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता रेलवे हो जाता है। रेलवे के बाद सर्वाधिक रोजगार सूती वस्त्र, यानी कि रेलवे के बाद जो है सर्वाधिक रोजगार जो है सूती वस्त्र में देता है। किसमें? सूती वस्त्र में सर्वाधिक देता है। वहीं बात करते हैं भारत में लगभग 7% रोजगार संगठित क्षेत्र में कार्यरत है। और कृषि क्षेत्र में लगभग जो 48% रोजगार प्राप्त है। 48% जो है प्राथमिक क्षेत्र जिसको कृषि कहते हैं। और 7% की हम बात करते हैं संगठित क्षेत्र में रोजगार दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, करके हौसला ज़रूर बढ़ाएं। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।